Hello student, now we start your next topic of this unit, discussion of the Maxwell speed distribution law. उसके लिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम निकाला था, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाले थे हमने इन द रेंज ऑफ C टू C प्लस DC के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं। अब यदि प्रोबेबिलिटी की बात कर ली जाए कि द प्रोबेबिलिटी फॉर द मॉलिक्यूल मूविंग विद द स्मॉल रेंज, इस स्मॉल रेंज में कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं आपके पास, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो उसमें क्या निकालेंगे dn/n, क्योंकि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने लिए थे n, और dn आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल लिए थे इस रेंज में मूव करने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी dn/n आ जाएगी। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो लास्ट टाइम एक्सप्रेशन निकाला था उसी से लिया हमने ये, ठीक है, जस्ट n से डिवाइड किया हमने, वो क्लियर है, ये चीज़ ले ली। अब इस इक्वेशन को देख के क्या शो हो रहा है आपका, इस इक्वेशन को देख के ये देख सकते हैं यदि यहाँ पे हम C की वैल्यू 0 कर देते हैं, यदि यहाँ पे C की वैल्यू 0 होती है तो उससे क्या हो जाएगा, PC भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या शो कर रहा है, इट मीन्स कि यदि मॉलिक्यूल्स की स्पीड 0 हो जाती है, C 0 होने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड यदि 0 होती है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी भी क्या है मॉलिक्यूल्स की वहाँ फाइंड आउट करने की, वो भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है, यदि आपके पास जो ये टर्म चल रही है e⁻⁴ में जो टर्म चल रही है आपके पास यहाँ पे, यदि ये वैल्यू जो है लेस देन 1 हो जाए, यदि ये वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल हो जाएगी। ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होगी तो PC क्या है, डायरेक्टली C² के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स जैसे जैसे C बढ़ेगा ऐसे ऐसे P बढ़ेगा, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी आपके पास मॉलिक्यूल्स की, ठीक है ना। जो ये है आपके पास P जो है मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा एंड रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ C, कि जो PC है वो एक मैक्सिमम वैल्यू को भी रीच करेगा, पीक वैल्यू भी आएगी इसमें, लेकिन किसके कॉरस्पॉन्डिंग, जिसमें C की वैल्यू पीक आ रही है आपके पास, और C की वो पीक वैल्यू क्या होती है आपके पास, उसको बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, जिसको लिखा जाता है C मैक्स बोलते हैं, जिसको पीक वैल्यू जो आती है आपके पास C की, क्लियर है। उसके बाद जो आपके पास डाउन हो जाती है कर्व। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि हम कर्व ड्रॉ करें तो कर्व से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कुछ इस तरह की कर्व आपके पास बनती है, DN और C के बीच में कर्व ड्रॉ करें तो इस तरह की कर्व आपके पास आती है, क्लियर है। इस कर्व से आपका क्या शो हो रहा है यहाँ से, यदि इस कर्व को थोड़ा सा स्टडी करें तो जो पीक पोजीशन होती है इस कर्व में उसको बोलते हैं, वो जो पीक पोजीशन आती है वो आती है आपके पास C मैक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, जिसको बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, जो पीक पॉइंट आता है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग आता है, C मैक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, जिसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, और जो आपके पास यदि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप लूँ इस कर्व के अंदर, जिसमें आपके पास C टू C प्लस DC के बीच, मीन्स ये DC डिस्टेंस की यदि एक कर्व लूँ C एक्सिस क्या लूँ, तो जो ये है आपके पास जो ये शेडेड किया मैंने एरिया, वो कितने कौन से मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है, ये उन मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है जिनकी जो स्पीड है वो C से C प्लस DC के बीच में आती है, ठीक है। ये जो स्ट्रिप में जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो कौन से मॉलिक्यूल्स को बता रहे हैं, जो इनकी जो स्पीड है आपके पास C टू C प्लस DC के बीच में आ रही है, ये उन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट यदि हम टोटल जो एरिया है इस कर्व के अंदर, जो ये टोटल एरिया है वो किसको बताएगा, टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को, कि कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स गिवन वॉल्यूम में आपकी गैस के लेके चल रहे हो, वो टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये टोटल वॉल्यूम, क्लियर है। ये टोटल वॉल्यूम को बताता है, और जो ये स्ट्रिप वाले हैं वो जस्ट उन मॉलिक्यूल्स को बताते हैं जिनकी जो वेलोसिटी स्पीड की रेंज जो है वो C टू C प्लस DC के बीच में है, क्लियर है। और जो आप मोस्ट प्रोबेबल जो C मैक्स की जो बात कर रहे हो, C मैक्स जो है मीन या एवरेज वेलोसिटी स्पीड नहीं है, ये उससे अलग होती है, ये क्लियर है। ये वो पॉइंट होता है जिसमें मैक्स आके फिर कर्व आपकी डाउन की तरफ होने लग जाती है, वो पॉइंट है ये मीन या एवरेज स्पीड नहीं है, ठीक है, उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये जो लास्ट है वो एक्चुअली जो आपके पास जो ये कर्व है, जो प्रोबेबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है। इसमें टेम्परेचर के साथ देखो क्या चेंज आया हुआ है, टेम्परेचर के साथ क्या चेंज है आपका यहाँ पे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो मोशन है वो बढ़ रहा है आपका मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी उसमें बढ़ती है। बट क्या होता है, जो ये कर्व का जो पीक पॉइंट है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो आगे की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है, इस साइड शिफ्ट होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वो आगे की तरफ शिफ्ट होता है, और जो पीक पॉइंट है वो पीक पॉइंट जो है डाउन होने लग जाता है, डिक्रीज़ होने लगता है आपका जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता है। तो हमने यहाँ पे 3 पीक बनाई हुई हैं, T1 T2 T3 के कॉरस्पॉन्डिंग। T3 जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, फिर T2 है, फिर T1 है। T1 सबसे कम है, तो सबसे कम टेम्परेचर जो पीक वैल्यू है वो हाईएस्ट होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आपका तो वैसे वैसे पीक वैल्यू जो है कम होती चली जाती है, कहने का मतलब जो
पीक वैल्यू है वो शिफ्ट होने लगती है आपकी राइट की साइड और डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। बट एक चीज़ और, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इस एरिया में, जो ये कर्व के अंदर जो आपका एरिया आ रहा है वो इक्वल ही रहते हैं, उन मॉलिक्यूल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस कर्व के लिए चेक कर लो, इसके लिए करो या इसके लिए करो, सबके लिए सेम ही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर गैस के लिए लेके चल रहे हो आप, तो क्योंकि गैस तो आपने चेंज की, जस्ट टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो एरिया सेम ही रहने वाला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहने वाले हैं आपके पास। ओके, यहाँ तक किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू बच्चों।